मैं प्रिया। आज मैं अपने साथ घटित एक अनहोनी घटना, जिसे अनहोनी तो नहीं कहा जाएगा, उसे साझा करना चाहती हूँ। इस घटना का मेरे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ा। इससे पहले मैंने अपने 2 संस्मरण आप लोग के साथ शेयर किए थे, जिसमें मैंने किस तरह मेरा सामना भूतों से हुआ इसके बारे में बताया था। अगर वो कहानियाँ आपने नहीं सुनी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये कहानी तब की है जब हम दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जा रहे थे। ठंड काफ़ी थी और शाम ढल चुकी थी। सड़क बहुत सुनसान थी। थोड़ी देर बाद मैंने ध्यान दिया कि उस सड़क पर अन्य कोई दूसरी गाड़ी नहीं जा रही थी। हम सिर्फ अकेले चले जा रहे थे, मैं और मेरे पति अनुज। सड़क बिल्कुल सुनसान, वीरान। ना अगल बगल कोई घर, ना दुकान, ना कोई चहल पहल, ना रोशनी का कोई स्रोत। मैंने अनुज से पूछा कि क्या हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि जीपीएस तो यही रास्ता दिखा रहा है। हाँ, एक कच्ची सड़क की तरफ से रास्ता और है, पर वहाँ शायद थोड़े रोड ख़राब मिलती, इसलिए मैंने यही सड़क ले ली। मुझे कुछ तो अलग लगा। आखिर इतनी चहल पहल वाली रोड धुंधली से गुड़गांव तक की इतनी सुनसान कैसे है। हम अंधेरे में चले जा रहे थे। मैंने कार में गाना बजा लिया क्योंकि मुझे थोड़ा डर लग रहा था। ऐसे डरने की कोई बात नहीं थी, अनुज मेरे साथ थे। तभी ना जाने क्यों उस रास्ते पे थोड़ा सा डर लग रहा था। तभी अचानक से बगल की सड़क से ना जाने कहाँ से एक आदमी निकल कर आ गया और गाड़ी को रोकने का इशारा करने लगा, जैसे हमसे लिफ्ट मांग रहा हो। अनुज ने बहुत तेज़ी से ब्रेक लगाए। मैंने कहा, ठीक नहीं है, इतनी रात में सुनसान में ये आदमी, इसको लिफ्ट देना। ऐसे भी गुड़गांव की तरफ क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, कहीं हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। तो अनुज ने कहा, तुम देख रही हो ना, यहाँ दूर दूर तक कोई ट्रैफिक का नामो निशान नहीं है। बेचारा फंस गया होगा यहाँ कहीं। ठीक नहीं है उसे इस तरह अकेले छोड़ देना। मैं कार में पीछे बैठ गई और वो आदमी अनुज के बगल में आगे की सीट पर बैठ गया। उसने हमें बहुत धन्यवाद दिया। उसके कपड़े पे काफ़ी मिट्टी लगी हुई थी। उसने कहा कि उसकी बाइक ख़राब हो गई, वह ठीक करने की कोशिश कर रहा था और शायद इसीलिए उसे कपड़े पे ग्रीस या मिट्टी कुछ ऐसा लगा हुआ था। ठंड बहुत थी लेकिन उसने एक भी स्वेटर नहीं पहना था। जब वो आदमी, उसका नाम शायद सुमित था, हाँ सुमित, हमारे साथ बैठा, तो मुझे इसे ठंड का एहसास कुछ ज़्यादा बढ़ गया। मैंने अनुज से कहा कि ज़रा वार्म वाला एसी चला दीजिए। टेम्परेचर ऐसा मालूम पड़ रहा था कि 3-4 डिग्री गिर गया हो। मुझे लगा कि शायद मौसम का तकाजा है, सुनसान सड़क है, रात ढलती जा रही है। अनुज ने एसी ऑन कर दिया। सुमित बार बार हमें धन्यवाद दे रहा था। वो कह रहा था कि वो बहुत समय से लिफ्ट के इंतज़ार में था, पर उसे कोई भी नहीं मिला जो उसे लिफ्ट दे सके। फिर उसने अनुज से कहा कि क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं। मैंने पूछा कि हाँ बताइए। तो उसने एक लिफाफा मुझे बढ़ा दिया। बोला, इसमें मेरा पता है, कृपा करके मेरे घर वालों को ये लिफाफा दे दीजिएगा, मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। तो मैंने पूछा कि कहाँ का पता है आपके घर का। तो उसने कहा दिल्ली का। तो हमने कहा कि हम तो दिल्ली ही जा रहे हैं, आप खुद ही यह लिफाफा दे देना। तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं दे सकता, आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, मेरी मदद कोई नहीं करता, प्लीज़ मेरे माँ बाप तक यह लिफाफा पहुँचा दीजिए। मुझे यह बात बहुत अजीब लगी। ना चाहते हुए भी वो लिफाफा मैंने रख लिया। लिफाफा काफ़ी पुराना सा लग रहा था, जैसे नमी पा के मुड़ा तुड़ा किसी की जेब में पड़ा हो।
उसकी लिखावट पर भी जैसे मिट्टी सी लगी हो। पर मैंने उसे दिखाने के लिए अपने पर्स में रख लिया। फिर थोड़ी दूर पर एक मोड़ आया तो सुमित ने हमसे कहा कि बस हमें यहीं उतार दीजिए, यहाँ से कोई मैकेनिक मिल जाएगा तो उसकी बाइक ठीक कर देगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसकी बाइक कहाँ थी और वो मैकेनिक के साथ कहाँ जाने वाला था। पर अनुज ने गाड़ी रोक दी और सुमित गाड़ी से उतर गया। मैं आके बैठ गई। अब गाड़ी चली तो वार्म एसी में गर्मी के कारण हालत खराब होने लगी। मैंने कहा पता नहीं, इतनी ठंड लग रही थी अभी थोड़ी देर पहले, अचानक से गर्मी का एहसास हो रहा था। हमने खिड़की खोली, एसी ऑफ किया। फिर हम अपने घर पहुंच गए। वो लिफाफे वाली बात जैसे मैं भूल गई। शायद एक हफ्ता बीत गया हो। फिर एक रात सपने में मुझे फिर वही सीन दोहराया जब सुमित को हमने लिफ्ट दी थी और उसने मुझे लिफाफा पकड़ाया था। न जाने क्यों मैं कुछ बेचैन सी हो गई। मैं हड़बड़ा कर रात में उठी। मैंने अपना पर्स खोला और मैं जल्दी जल्दी उसमें वही लिफाफा ढूंढने लगी। वो लिफाफा मुझे मिल गया। वैसे ही मुड़ा तुड़ा, नमी लिया, गंदी सी मिट्टी से अजीब सा लिफाफा था। मैंने वो लिफाफा खोला तो उसके अंदर एक कागज़ पर एक पता लिखा था। पता दिल्ली का था, आनंद विहार कॉलोनी का। उस पे शायद सुमित के पापा का नाम था, कोई मिस्टर अग्रवाल थे। मैंने सोचा कि अब लिफाफे में मैं क्या करूं, क्या ये चिट्ठी पोस्ट कर दूं उस पे टिकट लगाकर। खैर मैंने लिफाफा वापस पर्स में रख दिया और सो गई। 3-4 दिन के बाद मुझे फिर सपने में सुमित आया। तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। कुछ तो परेशानी है उस लड़के को। आनंद विहार हमारे घर से बहुत दूर नहीं था। अगर ऑटो पकड़ के जाएं तो 15 मिनट का रास्ता होगा। जब सुमित का सपना मुझे बार बार आने लगा तो मुझे लगा कि मुझे इस लड़के की मदद करनी ही होगी। मैंने अनुज से पूछा। अनुज ने भी हाँ में सर हिला दिया। अनुज और मैं एक दिन शाम को ये एड्रेस ढूंढते ढूंढते शायद सुमित के घर पहुंच गए। मैंने उन्हें वह लिफाफा दिया और कहा कि आपके बेटे सुमित ने आपसे मदद मांगी है, आपको यह लिफाफा देने को कहा है। हमारा इतना कहना था कि वो बुजुर्ग व्यक्ति अपने सर पे हाथ रखकर सोफे पे बैठ के रोने लगे। तभी अंदर से एक बुजुर्ग महिला तेजी से आई। क्या हुआ जी, रो क्यों रहे हैं? हमें देख के वो थोड़ी अचरज में पड़ गईं। हमें भी बड़ा अटपटा लगा कि हमने क्या गलत कह दिया या कर दिया कि वो रोने लगे थे। उन्हें देख के बहुत दुख हो रहा था। मैंने वो लिफाफे वाली बात उन आंटी को बताई तो वो भी वहीं पर सर पकड़ के बैठ गईं। बोली सुमित, सुमित हमारा बेटा था मतलब? बोले 10 साल पहले वो लापता हो चुका है। अब हमें पता नहीं वो जिंदा है या। मैंने कहा नहीं नहीं, वो जिंदा है। वो दिल्ली और गुड़गांव वाली सड़क पर उसकी बाइक ख़राब हो गई है। वो शायद बेचारा वहाँ फंस गया है। लेकिन 10 साल से 10 साल से क्यों नहीं आया वो आपसे मिलने, जब वो इसी शहर में है? तो उसकी माँ ने हमें बताया कि 10 साल पहले उसका विवाह हुआ था। यहीं पास में पड़ोस में एक लड़की रहती है, उसके साथ। लड़की का नाम रुचि था। कुल 2-2.5 महीने ही उनकी शादी रही होगी कि एक दिन जब सुमित रुचि को लेके उसके मायके गया तो वहाँ से लौटा ही नहीं। रुचि अकेले आई और उसने कहा कि सुमित तो एक दिन पहले ही घर लौट चुका है। हमने पुलिस कंप्लेन की, बहुत खोजबीन हुई, पर सुमित का कोई पता नहीं चला। साल 1.5 साल के बाद वह केस फाइल भी बंद कर दी गई। और रुचि, उसका क्या हुआ? अरे होना क्या था, 5-6 महीने बेचारी यहीं रही। दुख से आधी हो गई थी, रो रो कर बेहोश हो जाती थी। फिर वो अपने घर चली गई। बेटा, क्या तुम्हें याद है कि सुमित ने तुम लोगों से कहाँ पर लिफ्ट मांगी थी? हाँ आंटी,
गुड़गांव दिल्ली हाईवे पर बहुत अंधेरी रात थी। तब अचानक सड़क के किनारे से उसने जब लिफ्ट मांगी तो अ, हाँ, वहाँ पर एक होर्डिंग लगी थी किसी वाटर पार्क की। ये मुझे याद है क्योंकि जब अनुज ने गाड़ी रोकी तो उसी होर्डिंग पर बहुत तेज से लाइट चमकी थी। हमने आंटी अंकल को अपना फ़ोन नंबर दिया। अगर उन्हें हमारी कोई भी मदद चाहिए होगी तो हमेशा हम मदद करने के लिए तैयार थे। कुछ देर हम वहाँ बैठे रहे, फिर हम घर वापस आ गए। मन बड़ा भारी हो रहा था। मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। क्या उस दिन सुमित की आत्मा आई थी हमसे मदद मांगने? क्यों उसके आने पर गाड़ी इतनी ठंडी हो गई थी? और उसके कपड़े, वो कितने गंदे मिट्टी में सने हुए थे। क्या हुआ था सुमित के साथ? क्या उसकी हत्या कर दी गई थी? अगर ऐसा था फिर किसने की थी उसकी हत्या? कौन थे वह हत्यारे जो इतने साल से आज़ाद घूम रहे थे? हमारे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं मिला और दिन बीतने लगे। लगभग कोई 1.5-2 महीने का समय बीत गया जब अखबार के फ्रंट पेज पे मैंने एक दिन सुमित की तस्वीर देखी। तस्वीर पे लिखा था द परफेक्ट मर्डर। मैं जल्दी से खबर पढ़ने लगी। खबर क्या थी, पूरी फिल्मी कहानी थी। सुमित का विवाह रुचि से 10 साल पहले हुआ था, पर रुचि का अफेयर उसके मोहल्ले में रहने वाले एक लड़के के साथ था जो जात में उससे छोटा था। रुचि के माता पिता इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, तो रुचि को ना चाहते हुए भी सुमित से शादी करनी पड़ी। पर रुचि और उसके प्रेमी ने सुमित को अपने रास्ते से हटाने का प्लान पहले ही बना लिया था। एक दिन जब सुमित रुचि को लेके गुड़गांव गया था तो वहां से लौटते वक्त उसके प्रेमी और रुचि ने मिलकर सुमित की हत्या कर दी और उसकी लाश वहीं खेतों में गाड़ दी थी। सुमित की आत्मा इतने सालों से भटक रही थी। वो सड़क पर आने जाने वालों से गुहार लगाती कि कोई उसकी मदद कर दे, पर कोई ना रुकता। शायद लोगों ने इस सड़क को वीरान सुनसान इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें डर था कि इस सड़क पर कोई आत्मा मदद मांगती है। वो तो जाने अनजाने हमने पता नहीं कैसे उस दिन सुमित की मदद कर दी, जिससे उसकी आत्मा को संतोष मिल गया। वो आज़ाद हो गई। उसका अंतिम संस्कार सही रूप से कर दिया गया। इन्हीं सब बातों में मैं उलझी हुई थी, तभी मेरे फ़ोन की घंटी बज गई। सुमित के पापा का फ़ोन था। वो बहुत खुश भी थे और दुखी भी। वो मुझे बार बार धन्यवाद दे रहे थे कि उनके कारण सुमित की आत्मा को शांति मिल गई। मैंने जिस होर्डिंग के बारे में उन्हें बताया था उससे आधा किलोमीटर के दायरे में सुमित की हड्डियां दफन की हुई मिल गई थीं, जिसका डीएनए अंकल के डीएनए से मैच खा गया था। फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू की। कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए, पुराने कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए जिसमें सुमित की बीवी रुचि का अफेयर उसके मोहल्ले के एक लड़के से निकला। थोड़ी पुलिस की बातचीत और डंडे खाने के बाद दोनों ने सच कबूल कर लिया और दोनों अब सजा भोग रहे हैं। सुमित की आत्मा अब शांति पा चुकी है और जैसे मेरे दिल से भी एक बहुत बड़ा बोझ हट गया है। जाने अनजाने मैंने सुमित की मदद कर कर जैसे अपनी आत्मा को भी शांति दे दी थी। अभी आप सुन रहे थे मेरी लिखी कहानी द परफेक्ट मर्डर। अगर आपको ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुननी हैं तो लघु कृति चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनते रहें ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।